हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो है अपना एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है, इसको जानने से पहले अगर अपन बात करें कि स्टेम सेल्स होती क्या है, स्टेम सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, स्टेम सेल्स को कैसे अपन पहचान सकते हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं या नहीं है, नॉर्मल सेल है या स्टेम सेल है। तो देखो, की फीचर्स ऑफ स्टेम सेल के की फीचर्स की अपन अगर बात करें कि इनके पास में क्या की फीचर्स होते हैं, तो एक स्टेम सेल जो होती है इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को रिन्यू करने की कैपेसिटी रखती है, अपने आप को रिन्यू करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, एक तो क्या करेगी, सेल्फ रिन्यूअल, अपने आप को रिन्यू कर लेगी। उसके बाद दूसरा, ये डिफ्रेंशिएट हो करके एक दूसरे टाइप की, किसी भी टाइप की सेल बनाने की कैपेसिटी रखती है। स्पेशलाइज्ड सेल, जिनके पास में स्पेशल फंक्शन होता है, सारी की सारी अलग अलग टाइप की फंक्शन करने वाली सेल्स हैं। जैसे ये जो है इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एपिथेलियल सेल्स है, जिनके ऊपर माइक्रोविलाई यहाँ पर पाए जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को बढ़ाने वाले। ठीक है, ऐसे ही ये दो और अदर टाइप की सेल्स है जो स्पेशलाइज्ड है और स्पेशल फंक्शन करने के लिए अडेप्ट हो रखी है। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे स्टेम सेल के पास में दो प्रॉपर्टी हो गई, लगातार डिवाइड हो करके एक तो अपने आप को रिन्यू करने की कैपेसिटी रखे, दूसरा डिवाइड हो करके सॉरी डिवाइड हो करके एक डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी जो रखे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टेम सेल कह देते हैं। इसके अलावा जो ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके पास में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, सोमेटिक सेल्स या नॉर्मल सेल्स। ठीक है, या डिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एक स्टेम सेल डिवाइड होती है तो उसके क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या आउटकम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी अपन अगर बात करें तो देखो, अगर ये सिमेट्रिकली डिवाइड होती है, सिमेट्रिकली अगर डिवाइड होगी तो सिमेट्रिकली डिवीजन के दो रिजल्ट यहाँ मिलते हैं हमें। एक, दो टाइप की स्टेम सेल, या तो डिवाइड होकर के एक स्टेम सेल डिवाइड होकर के दो स्टेम सेल दे दें। ठीक है, तो ये एक हो गया सिमेट्रिकल डिवीजन, एक सिमेट्रिकल डिवीजन। इसके बाद दूसरा, एक स्टेम सेल डिवाइड होकर के दो डिफ्रेंशिएटेड सेल बना दे, दो स्टेम सेल बना रही है तो भी सिमेट्रिकल डिवीजन, दो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बना रही है तो भी सिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, इसने अपने आप को रिन्यू नहीं किया, दोनों के दोनों क्या बना दी, डिफ्रेंशिएटेड सेल बना दी। इसके बाद तीसरे टाइप का रिजल्ट क्या है कि ये डिवाइड हो, एक तो बनाए स्टेम सेल और एक बनाए डिफ्रेंशिएटेड सेल, इस तरह से दो सेल बनाए और दोनों के दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डिवीजन, और ये दोनों जो है ये किस टाइप का डिवीजन है, सिमेट्रिकल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड हो करके एक जैसी सेल बनाए, दोनों जो सेल बन रही है वो कैसी है, एक जैसी है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिवीजन और नॉन सिमेट्रिकल डिवीजन या एसिमेट्रिकल डिवीजन। इसके बाद हायरार्की ऑफ पोटेंसी की अपन अगर बात करें तो जैसे अपन हम जानते हैं कि स्टेम सेल जो है, सबसे पहली जो स्टेम सेल बनती है वो कौन है, जाइगोट है। ठीक है, क्योंकि जाइगोट सेल जो है, एक सेल के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेम सेल क्या बनी, जाइगोट। ठीक है, इसको जाइगोट को अपन जो नाम देते हैं, किस टाइप की ये पोटेंशियल रखती है, इसको अपन बोलते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट का मतलब कि ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बन जाएगा, तो इस टाइप की सेल को बोल देंगे टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल बोल देते हैं इसको। देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी है, ऑल सेल टाइप्स इन बॉडी एंड सेल टाइप्स
दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एग्जाम्पल के लिए प्लेसेंटा, फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटा दोनों टाइप की चीज़ें बना रही है यहाँ पे ये, एक जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती है सेल वो भी सारी, और जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी सारी की सारी सेल्स जो है यहाँ पे ये बना रही है, जैसे कि प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद दूसरी है अपनी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल था और इसके पास में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी थी। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद इसने 16 सेल 16 से 64 सॉरी 32 16 से 32 से 64 इस तरह से डिवीजन होते चले गए आगे। ठीक है, जब ये लगभग 16 सेल स्टेज में होता है तब तक इसकी हर एक सेल जो होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है। उसके बाद ये जो सेल्स है ये अपना फेट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करती है। जैसे कुछ सेल बाहर की तरफ लेयर बना लेती है और कुछ सेल बीच में चली जाती है। जो बाहर की तरफ लेयर बना लेती है इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। एक तो बाहर की लेयर और एक बीच में कुछ सेल्स अरेंज हो जाती है। जो बीच वाली सेल है इनको अपन बोल देते हैं, क्योंकि इनर साइड पाई जा रही है, इनर सेल, इनर की साइड जो सेल मास पाया जा रहा है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इनर सेल मास। और जो बाहर की तरफ पाई जाती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म, ट्रोफेक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इसको कह देते हैं, या तो ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं या तो ट्रोफोएक्टोडर्म कह देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म होती है इसकी जो सेल्स है वो ज़्यादातर काम किस चीज़ में आती है, वो प्लेसेंटा और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं उन सब के फॉर्मेशन में यहाँ पर ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट काम में आती है। जो इनर सेल मास वाली सेल्स हैं ये इनर सेल मास वाली सेल्स प्लेसेंटा फॉर्मेशन में काम ना करके ये डिवीजन करवा के आगे जो एम्ब्रियो से रिलेटेड जितनी भी टाइप की सेल्स है जो एक्टोडर्म बनाती है, एंडोडर्म बनाती है और मीजोडर्म बनाती है। ठीक है, और इनसे बनने वाले सारे ऑर्गन्स बनाती है। ठीक है, वो सारे की सारी सेल्स जो है वो डेराइव होगी किससे, इनर सेल मास से। यानी इनर सेल मास तो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है और ऑर्गेनिज्म के लिए डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी मेम्ब्रेन्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अलावा जो प्लेसेंटल लेयर्स हैं वो सारी बनाने का काम कौन करेगा, ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इस तरह से इनका फेट जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मतलब अभी ये पूरा काम खुद नहीं करेगी, हर सेल पूरा काम नहीं कर रही है, बाहर वाली ने अपना फेट ले लिया, अंदर वाली ने अपना फेट ले लिया। ठीक है, दोनों ने अपना अपना फेट ले लिया है। कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म तो पूरा बना पा रही है, बट उसके लिए जो नेसेसरी सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी सेल्स हैं वो यहाँ पे नहीं बना पा रही है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अब क्या टोटीपोटेंट सेल बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं, टोटीपोटेंट नहीं बोलेंगे, तो फिर क्या बोल देंगे, प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हो गई, इसको क्या बोल दिया अपन ने, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कह दिया। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल सेल टाइप इन बॉडी, बॉडी में जितनी सेल्स पाई जाती है वो सारी बना सकती है, बट बॉडी के बाहर की तरफ जो पाई जा रही है वो ये नहीं बनाएगी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ इनर सेल मास, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास पाया जाता है वो इसी टाइप का पोटेंशियल दिखाता है, प्लूरीपोटेंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद जैसे आगे ये डिवाइड होती रहती है फिर बाद में, ठीक है, आगे डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद यहाँ पे 3 लेयर्स का स्पेसिफिकेशन हो जाता है। 3 लेयर्स, जैसे एक्टोडर्म,
एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जब 3 लेयर बन चुकी है, तीनों लेयर का मतलब नाम हमने डिसाइड कर दिया कि ये वाली तो एक्टोडर्म होगी, ये वाली एंडोडर्म होगी, ये वाली मेसोडर्म होगी। तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, उसी हिसाब से उनका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि अब ये एक्टोडर्म वाले सारे के सारे ऑर्गन बनाएगी, ठीक है। एक्टोडर्म से जो डेराइव होते हैं वो सारे ऑर्गन कौन बनाएगी? एक्टोडर्म। मेसोडर्म से जो ऑर्गन डेराइव होते हैं वो कौन बनाएगी? मेसोडर्म। और जो भी एंडोडर्म से डेराइव होते हैं वो सारे कौन बनाएगी? एंडोडर्म, ठीक है। इस तरह से ये सारी की सारी अपना अपना रेस्ट्रिक्शन ले लेती है। अब क्या ये पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा सकती है क्या? अगर हम एक्टोडर्म की सेल ले लें और एक्टोडर्म की सेल से हम चाहें कि पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाए, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ऑर्गेनिज्म पूरा ना सही, ऑर्गेनिज्म पूरा ना सही, ऑर्गेनिज्म के अलावा बाहर वाला जो लेयर थी जैसे प्लेसेंटा वगैरह, वो सारी चीज अगर वहाँ पे ऑर्गन ना बने, उनकी जगह पे क्या बन जाए? जैसे बॉडी में 3 लेयर पाई जा रही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उन तीनों से रिलेटेड सारे ऑर्गन बना देगा क्या? नहीं, वो भी नहीं बना पाएगा। फिर क्या बनाएगा? ओनली एक लेयर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर एक्टोडर्म को अपन मान लेते हैं तो एक्टोडर्म से रिलेटेड सारे ऑर्गन, एंडोडर्म को अपन लेते हैं तो एंडोडर्म से रिलेटेड सारे ऑर्गन, एंड मेसोडर्म को अगर ले लेते हैं तो मेसोडर्म से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट एक ही सेल से हो जाता है। इस टाइप की सेल्स को अपन क्या बोल देते हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जैसे इसका अपन अगर एग्जांपल है मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल टाइप, जैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती क्या है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो बोन मेरो में पाए जाने वाली स्टेम सेल्स है, जो कि ब्लड सेल्स जो होती है, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सेल्स हैं जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सारे की सारी जो सेल्स हैं इन सब का फॉर्मेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक टाइप की सेल नहीं बना रही है, कई सारी टाइप की सेल बना रही है। ब्लड में एक टाइप की सेल अगर पाई जाती है तो अपन क्या बोल देते हैं? यूनिपोटेंट, क्योंकि ब्लड का ही फॉर्मेशन करवा रही है। बट ब्लड में बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है, जैसे WBC खुद ही इतने सारे टाइप की होती है, उसके अलावा RBC, प्लेटलेट्स, ये सारे की सारी सेल्स जो है ये बनाने का काम कौन करती है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स करती है, ठीक है। तो ये क्योंकि मल्टीपल सेल्स को बना रही है इसलिए इसको क्या बोल दिया? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके बाद अगला है अपना यूनिपोटेंट स्टेम सेल। यूनिपोटेंट स्टेम सेल मतलब नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि जो एक ही टाइप की सेल को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एक ही टाइप की सेल बनाएगी, उसको अपन क्या बोल देंगे? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओनली वन टाइप ऑफ सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके जैसे एग्जांपल देखना चाहे अपन, स्किन जो है, अपनी स्किन की सेल्स, अगर स्किन में अपने कोई डैमेज आ जाता है, जैसे कोई वाउंड हो गया, कोई घाव हो गया, अब उस घाव को भरने के लिए जैसे अपन अपनी सेल्स जाती है, वहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है डर्मिस लेयर में, ठीक है। वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो करके जो स्किन की डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करवाने का काम करती हैं। तो इस टाइप की जो सेल्स है जो ओनली स्किन बनाती हैं, घाव क्योंकि स्किन पर हुआ है तो बननी क्या चाहिए? स्किन ही बननी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि घाव हुआ और पूरा का पूरा हाथ ही डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ जैसे घाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ओनली स्किन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर स्किन का डैमेज हुआ और स्किन का ही फॉर्मेशन हुआ तो इस टाइप की सेल्स जो एक ही टाइप के ऑर्गन को बनाती है उनको अपन क्या बोल देते हैं? यूनिपोटेंट स्टेम सेल। एक ही ऑर्गन और उससे रिलेटेड सेल्स जो है, एक ऑर्गन भी नहीं बोल सकते, एक ही टाइप की सेल को डिवाइड करवाती है, एक ही टाइप की सेल्स को बनाने का फॉर्मेशन करने का काम करती है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये हो गई अपनी हायरार्की ऑफ स्टेम सेल्स। इसके बाद अपन बात करना चाहें कि स्टेम सेल्स जो है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे के पूरे जो एक ह्यूमन की लाइफ की अपन अगर बात करें तो ह्यूमन की लाइफ में कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप की स्टेम सेल्स यहाँ हमें देखने को मिल सकती है, तो उसकी अपन अगर बात करें तो ये देखो, जैसे एक एग जो है वो एक स्टेम सेल है क्या? नहीं, वो एक स्टेम सेल नहीं है।
क्योंकि इसके पास अभी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। बट जैसे ये स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, सॉरी ये जो है अभी ऑर्गेनिज्म को पूरे को नहीं बना सकता एग, जब तक कि स्पर्म से फ्यूज होकर जाइगोट नहीं बना लेता, ठीक है। तो ये oocyte जो है स्पर्म के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। अब ये जाइगोट सेल जो है इसके पास में क्या है, पूरा का पूरा टोटिपोटेंट स्टेम सेल होती है ये, क्योंकि ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखती है। और ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपन, जो ऑर्गेनिज्म में अपन इंक्लूड करते हैं, एक तो एम्ब्रियो जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उसके अलावा उसके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी टिश्यूज या सेल्स जैसे प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को उनके डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना टोटिपोटेंट स्टेम सेल। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ये जब जाइगोट जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है, डिवाइड होना स्टार्ट होता है, तो ये डिवाइड होने के बाद पहले एक स्टेप बनाता है मोरूला, मोरूला के बाद एक स्टेज आती है ब्लास्टूला, ठीक है। इस ब्लास्टूला को ह्यूमन के अंदर इस वाली फेज को अपन कह देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग नाम देते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन के लिए अपन एक नाम दे रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म जो क्या बनाती है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करवाती है कौन, मतलब ये अपनी ट्रोफोएक्टोडर्म। उसके बाद एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास जो है अपना, इनर सेल मास जो है ये इनर सेल मास कैसा है, प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टाइप का मास है, प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टाइप का मास जो क्या करेगा, एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर पाई जा रही है, तीनों जर्म लेयर से रिलेटेड जितनी भी सेल्स है उन सब का फॉर्मेशन करवाने का काम करती है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके बाद एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर दो टाइप की स्टेम सेल्स पाई जाती है, एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की अपन अगर बात करें तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो पाई जाती है एक ह्यूमन के अंदर, जैसे बोन मेरो, ठीक है, जैसे बोन मेरो, बोन मेरो में जो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है वो मल्टीपोटेंट टाइप की स्टेम सेल्स है, मल्टीपोटेंट टाइप की जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप की सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वो तो हो गई मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। इसके बाद कुछ यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स भी पाई जाती है, जैसे लीवर के अंदर जो स्टेम सेल्स पाई जाती है वो क्या करती है, ओनली लीवर की सेल्स को बनाने का काम करती है। मसल्स के रीजनरेशन के टाइम पे मसल्स के अंदर जो सेल पाई जा रही है वो भी क्या कर रही है, ओनली मसल सेल्स का फॉर्मेशन करवा रही है, तो वो भी क्या हो गई, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके अलावा स्किन के अंदर जो पाई जा रही है वो कैसी है, स्किन वाली भी यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। इन दोनों टाइप की स्टेम सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेम सेल, और जो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी स्टेम सेल से रिलेटेड सारी। इसके बाद अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो अपन ने अभी देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कौन सी वाली स्टेम सेल, जो एम्ब्रियोनिक स्टेट में पाई जाती है स्टेम सेल्स, उनको अपन क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। कैसे टाइप की, कैसे नेचर की होती है, प्लूरिपोटेंट नेचर की होती है। जब ब्लास्टोसिस्ट फेज में से ली जाती है उस टाइम पे, अगर उसके आगे से लेंगे तो उनका रेस्ट्रिक्शन होता चला जाएगा और वो मल्टीपोटेंट फिर यूनिपोटेंट टाइप की स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्लास्टोसिस्ट में से जो हम लेते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनसे जो है हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करवा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवा सकते हैं, इसीलिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो ठीक है, ये तो बात हुई अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। अब इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करवाते हैं या इनको निकालते कैसे हैं, इनको कैसे प्राप्त करें हम, तो इनको निकालने का तरीका है कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक एक जाइगोट का डेवलपमेंट करवाया जाए, और जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में पहुंच जाए उसके बाद, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जैसे ही पहुंच जाए उसके बाद
इसके इनर सेल मास में से कुछ सेल्स अपन ले सकते हैं जो कैसे नेचर की होगी, प्लूरिपोटेंट नेचर की होगी, ठीक है। और उनसे अपन कोई भी ऑर्गन जिसको भी अपन डेवलप करवाना चाहते हैं, जिस टाइप का ऑर्गन हम चाहते हैं उस टाइप का ऑर्गन हम यहाँ पे डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लेने का तरीका हो गया। उसके बाद यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के यूजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो अपन ने बात करी कि ये कैसे नेचर की होती है, प्लूरिपोटेंट नेचर की होती है, ठीक है। प्लूरिपोटेंट नेचर की होती है, प्लूरिपोटेंट नेचर की है तो अब ये क्या कर सकती है, कैन प्रोड्यूस एनी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है तो वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट किसी भी टाइप की सेल को बनाने के लिए जिम्मेदार है, किसी भी टाइप की सेल को बनाने का जो है यहाँ पे पोटेंशियल रखती है, ठीक है। कंसिक्वेंटली देयर इज द पोटेंशियल टू यूज देम इन थेरेपी। इस तरह से अपन इसको किस में काम में ले सकते हैं, थेरेपी में काम में ले सकते हैं। थेरेपी जैसे कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए या कोई ऑर्गन का फेलियर हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, उसका अगर हमें ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं, इसके थ्रू उस ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा करके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से फिर उसको अपन उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूज हो गया अपना। उसके बाद ये किस काम में आती है, तो यूजफुल इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स। डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन्स को भी ट्रीट करने में काम में आती है। इसके बाद यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रेजेस एथिकल इश्यू थ्रू। एथिकल इश्यूज को रेज करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का अगर यूज अपन लेने जाते हैं तो इससे कई सारे एथिकल इश्यूज उठते हैं। एथिकल इश्यूज कैसे, जैसे एथिकल इश्यूज ऐसे कि अगर हम एक प्रॉपर वे में देखें तो जैसे अपन ने एक एग सेल ली, ठीक है, और एग सेल के अंदर एक सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस हमने ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या बना, एक जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट को अपन डेवलप करवाते हैं, तो डेवलप करवाने के बाद जैसे अपन ने ब्लास्टोसिस्ट फेज पे ले जाके इसको रोक दिया, इसमें से सेल्स को बाहर निकाला एंड अपने हिसाब से एक ऑर्गन बनवाया और उस बाकी के पूरे एम्ब्रियो को हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम एक मतलब एथिकल व्यू से देखें ना अगर, तो इससे बनने वाला क्या था, एक ऑर्गेनिज्म बनने वाला था, बट हमने एक ऑर्गेनिज्म को पूरा बनने नहीं दिया, बीच में ही उसे ख़त्म कर दिया। अगर एथिकल व्यू से अगर अपन देखें तो हमने क्या किया, एक जीव की हत्या कर दी, है ना। तो कुछ जो एथिकल या कुछ धर्म गुरु जो टाइप के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज से जो है जीव की हत्या होती है, ऑर्गेनिज्म का हमने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ये सही तरीका नहीं है, ये सही काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक तो एथिकल इशू ये हो गया। इसके बाद तो इस तरह से कुछ एथिकल इश्यूज और भी आते हैं जो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के यूज को यहाँ पर सही नहीं बताते, ठीक है। जैसे एथिकल इश्यूज की अपन बात करें, क्या क्या एथिकल इश्यूज है। सबसे पहला तो एथिकल इशू क्या है कि ईच एम्ब्रियो, जितने भी एम्ब्रियो बनते हैं वो सारे कैपेबल होते हैं एक ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को बनाने में कैपेबल होते हैं। तो अगर हम एक एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर हम एक एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट एंड बर्थ को हम यहाँ पर रोक रहे हैं, जो कि एक एथिकल इशू है, ये एक सही बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर ये इस एथिकल इशू के हिसाब से अपन अगर देखें तो इस हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक तरह से काम में नहीं ली जाती है स्टेम सेल्स। कुछ जगहों पर बहुत अच्छे से काम में ली जाती है, थेरेपेटिक काम में ली जा रही है, बट कुछ जहाँ पर ये धार्मिक सोच जो है ये ज़्यादा प्रबल है, वहाँ पर इन स्टेम सेल्स को काम में नहीं लिया जाता एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी नहीं करवाया जाता, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद
कुछ लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अब ये लिमिटेशंस है क्या क्या, इन लिमिटेशंस की अगर अपन बात करें तो जैसे एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स है, एम्ब्रियोज जो है वो कहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, ओनली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ही क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर हम किसी मदर को बोलें कि उसे अगर चाइल्ड ना चाहिए तो वो क्या करे, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो चुका है वो डोनेट कर दे, तो वो ऐसा नहीं करते। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इन विट्रो ही कल्चर करवाते हैं, एक एग एंड स्पर्म का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवा करके इन विट्रो ही अपन उसका एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो से फिर बाद में आगे जो है कुछ सेल्स को सेपरेट करते हैं। These embryos must be sparse, not being used for implantation into the mother's uterus। ये जो एम्ब्रियो होते हैं ये पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करवाने के लिए नहीं होते। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बनाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए नहीं होते। कुछ को अपन क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के लिए बना रहे हैं, तो जैसे ही स्टेम सेल कलेक्ट करेंगे उनसे फिर हम एक टिश्यू बनाएंगे और बाकी के एम्ब्रियो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाकी का एम्ब्रियो नहीं काम में आने वाला है। तो ये भी एक तरह से क्या है, इसका लिमिटेशंस है कि पूरा यूट्रस जो है यहाँ पे काम में नहीं आ रहा, जबकि कुछ सेल्स ही उसके काम में आ रही है। इसके बाद जैसे अपन यहाँ पर अगर एक एग सेल ले रहे हैं, ठीक है, तो मान लो एग सेल अपन ने ले ली, उसमें से अपन ने क्या किया, उसमें से अपन ने न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। न्यूक्लियस को अपन अगर बाहर निकाल भी देते हैं तो भी उसका साइटोप्लाज्म जो है, एग का साइटोप्लाज्म जो है वो ज़रूर काम में आता है, और वो आगे के जो कैरेक्टर्स होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एग के कुछ साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स भी आएंगे, एंड जो डोनर है, जो डोनर जिसने न्यूक्लियस दिया है, अपना डोनेट किया है, जिसकी सोमेटिक सेल से अपन ने न्यूक्लियस लिया है, वो भी क्या करेगा, वो न्यूक्लियर कैरेक्टर्स को शो करेगा। ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, दोनों पेरेंट्स के यहाँ पर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि अगर हमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सारे कैरेक्टर चाहिए थे तो दूसरे वाले के इसमें नहीं आने चाहिए थे, बट दूसरे वाले के भी आएंगे ही आएंगे। जिसका अपन ने एग सेल ली है उसका साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर तो आना आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो एम्ब्रियो है ये ओनली 14 डेज तक का ही होना चाहिए, 14 डेज तक का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 14 डेज तक का अगर है तो वो हमारे काम का है, बट उसके बाद जो सेल्स हैं वो अपना फेट और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद वो मल्टीपोटेंट और उसके बाद यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके 14 डेज के बाद ये सेल्स हमारे कोई काम के नहीं है, इनको अपन काम में नहीं ले सकते। उसके बाद एक अथॉरिटी है HFEA, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी जो कि ये डिसाइड करती है कि एम्ब्रियो का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब एग का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, उससे को यहाँ पर सफिशिएंटली यूज़ लिया जा रहा है, या मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम जो है हमारा जो गोल है उसी के लिए काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, तो वो क्या करती है, मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज्ड यूज ऑफ एम्ब्रियो इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च। कि एम्ब्रियो जो है उसका यूज़ जो है वो कैसा होना चाहिए, जो रिसर्च है उनके लिए काम में लिया जाना चाहिए, और जो भी हमारा प्रपोज्ड पर्पस है उसी के लिए यहाँ पर काम में लिया जाना चाहिए, और बाकी काम हमें यहाँ पे नहीं लिया जाना चाहिए।
द पर्पज फॉर विच द HFEA में इश्यू लाइसेंस इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। जिस पर्पज़ के लिए ये HFEA लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको भी अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से रिलेटेड रिसर्च करनी है, ठीक है, या उससे रिलेटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए काम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, HFEA से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस जो है बहुत ही लिमिटेड, स्ट्रिक्टली लिमिटेड होता है। स्ट्रिक्टली जो लिमिटेड है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो किसके अंडर आती है, एक लॉ है जो इसने बनाया हुआ है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी एक्ट ऑफ 1990। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी एक्ट ऑफ 1990। 1990 में इसने एक एक्ट बनाया था। वो एक्ट जो है उसके हिसाब से यहाँ पर इसके लॉज जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे काम करना होता है। अगर उनके हिसाब से काम नहीं करते तो लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और लाइसेंस रद्द कर दिया तो फिर ये जो अपना इंस्टीट्यूट है कोई भी जो कि एम्ब्रियोनिक सेल से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद चलो ये हुआ आज का अपना टॉपिक, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसमें अपन ने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है उनका सबसे पहले तो अपन ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किसको कहा, वो सेल्स जो एम्ब्रियो से एक्सट्रैक्ट करी जा रही है उनको अपन ने क्या कह दिया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कह दिया। ठीक है, पोटेंसी के बेसिस पर अपन ने देखा कि जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पर कितने प्रकार के सेल्स हैं, कितने टाइप के स्टेम सेल्स हैं। 4 टाइप की अपन ने देखी। 4 टाइप की कौन कौन सी, एक टोटिपोटेंट जैसे कि जाइगोट हो गया अपना, टोटिपोटेंट तो कौन हो गया, जाइगोट। ठीक है, उसके बाद एक है प्लूरिपोटेंट जैसे कि अपना हो गया ICM, इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट फेज में अपन अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, इनर सेल मास। ठीक है, जो कि अपना प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद अपना हो गया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स जो कि मतलब एक लेयर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का फॉर्मेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्लूरिपोटेंट वो जो 3 जर्म लेयर्स जो थी अपनी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, उन सब से रिलेटेड ऑर्गन्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। एंड टोटिपोटेंट जो पूरे के पूरे एम्ब्रियो एंड उसके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी जितने भी सेल्स हैं उन सब के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। उसको अपन ने कह दिया टोटिपोटेंट स्टेम सेल। इसके बाद अपने बच गई एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल, वो सेल्स जो ओनली एक ही टाइप की सेल्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको अपन क्या कह देते हैं, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है उनको अपन अलग कहाँ से करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एग लेंगे, स्पर्म से उसका फ्यूजन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे को मिलेगा एक जाइगोट, हमें एक जाइगोट मिलेगा। इस जाइगोट को हम कल्चर मीडिया में डेवलप करवाते हैं। कल्चर मीडिया में कब तक डेवलप करवाते हैं, तब तक डेवलप करवाते हैं जब तक कि हमारी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ना आ जाए, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट फेज जब तक नहीं आती है तब तक कि हर एक सेल टोटिपोटेंट सेल की तरह काम करती है। और हमें क्या करवाना है, ओनली एक प्लूरिपोटेंट टाइप की स्टेम सेल हमें चाहिए, टोटिपोटेंट हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि टोटिपोटेंट सेल्स जो है उसके पास में 2 जो है वो अलग से फेट पाए जाते हैं, एक अम्बिलिकल कोड वाला, एक प्लेसेंटा वाला। और प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड हमें नहीं बनवानी है, बाकी जो बॉडी में रिलेटेड अदर टिश्यूज़ है उनके फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे काम करना है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लेंगे। ठीक है, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो हमें मिलेगी ब्लास्टोसिस्ट फेज में। ब्लास्टोसिस्ट फेज में 2 टाइप की सेल्स पाई जा रही थी अपनी, एक ट्रोफोएक्टोडर्म जो बाहर की तरफ वाली सेल्स थी जो कि क्या बना रही थी, ये प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरी जो है अपनी वो है अपनी इनर सेल मास।
अंदर की तरफ वाली जो सेल्स हैं उनको अपन बोल देते हैं इनर सेल मास। इनर सेल्स मास जो है अपना, इसके पास प्लूरिपोटेंसी होती है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी 3 जर्म लेयर वाली जितनी भी सेल्स हैं सबको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इनको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको अपन बाहर निकालते हैं और इन्हीं को अपन फिर ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एम्ब्रियोनिक, इसी को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसको अपन काम में क्या क्या ले सकते हैं, तो एक तो जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए काम में ले सकते हैं, जैसे अगर कोई ड्रग के लिए रिसर्च करनी है, हमें कोई ड्रग की खोज करनी है, तो ड्रग की खोज करने के लिए क्या सीधे ही ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दें? नहीं, तो फिर क्या करें? तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लेकर के उनके ऊपर पड़ने वाले डाइवर्स इफेक्ट एंड सूटेबल इफेक्ट को देखते हुए हम एक ड्रग को काम में लेते हैं, एक ड्रग को डेवलप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका जो है माउस पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, रिसर्च के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर काम में ले सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है ना, इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या क्या है? एक तो ये ओनली IVF में बन सकती है, दूसरा ये जो है मदर के अंदर ट्रांसप्लांट इनका नहीं किया जाता है, इनको जब तक मतलब जितनी सेल्स हमें चाहिए उतनी ही सेल्स ली जाती है, उसके बाद बाकी के एम्ब्रियो को हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद एक चीज़ और इसका ड्रॉबैक है कि जैसे अपन ने स्पर्म और एग से अगर बनाया है तो भी दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर हमारे शो होंगे, और अगर हमने सोमेटिक सेल से भी बनाया है तो भी जो एग का साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों पेरेंट्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक डाइवर्स इफेक्ट है। उसके अलावा जो एम्ब्रियो है वो 14 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा का है तो वो भी यहाँ पर गलत बात होगी, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो ये भी सारा इसका क्या है? लिमिटेशंस है। एक कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से रिलेटेड जितने भी वर्क है उन सब को कंट्रोल करे, एंड जो भी मतलब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो कि इसका गलत काम में ले सकते हैं, इसको गलत काम में ले सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन का क्लोन बना दिया और क्लोन बनाने के बाद उस क्लोन को अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काम में ले ले, ऐसे टाइप के काम को करने से रोकने के लिए यहाँ पर कुछ एक अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अथॉरिटी क्या है? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी एक्ट, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी है जो क्या करती है? ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से रिलेटेड वर्क करना चाहती है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है और उनकी निगरानी रखती है। अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, इनके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक लॉ के द्वारा लिमिटेड है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी एक्ट ऑफ 1990 के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है। अगर इनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अपन ने देखा। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।